वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी विथ परलेट। तो फ्रेंड्स, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र। इस टॉपिक को आपको लास्ट तक देखना है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है। देखिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम से हमारी बायोलॉजी की कौन सी प्रोसेस पूरी होती है, वो है श्वसन। यानी हमारी जो लाइफ प्रोसेस है वो कौन सी है, श्वसन यानी रेस्पिरेशन। तो देखिए, रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन की जो डेफिनेशन है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड यानी भोजन का ऑक्सीकरण। क्या होता है, भोजन का ऑक्सीकरण। लेकिन आप सोचेंगे कि हमने तो स्टार्टिंग से एक ही डेफिनेशन सुनी है, कौन सी, वो है इनहेल ऑफ O2, इनहेल ऑफ O2 और एक्सहेल ऑफ CO2। क्लियर। आपने तो यही डेफिनेशन सुनी है कि O2 को ग्रहण करना या और CO2 को त्यागना ही क्या होता है, श्वसन होता है। CO2 को त्यागना, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। आपने जो डेफिनेशन सुनी है वो सही है, लेकिन बच्चों इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग बोलते हैं। ब्रीथिंग मतलब सांस लेना। क्लियर, सांस लेना, ब्रीथिंग। तो अब देखिए, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड का मतलब क्या होता है। आपने ब्रीथिंग में यानी सांस लेने में आपने O2 क्या की, इनहेल की। अब देखिए, O2 क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट होते हैं, जैसे डाइजेशन में आपने पढ़ा यानी पाचन, जब मैंने पढ़ाया था तो पाचन में आपने देखा था कि क्या क्या बना था, ग्लूकोज बना था। क्लियर। और क्या बना था, वसी अम्ल बना था, फैटी एसिड बना था, और क्या बना था, एमाइनो एसिड बना था। क्लियर, एमाइनो एसिड। तो क्या होता है कि ये जो ड्यूरिंग डाइजेशन जब पाचन होता है तो ये सारे न्यूट्रिएंट बनते हैं। इन न्यूट्रिएंट का क्या होता है, ऑक्सीडेशन। देखिए, हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्या है, ग्लूकोज है। क्या है, ग्लूकोज C6H12O6। इस आपने जो इनहेल किए, जो ग्रहण किए, वो O2 के साथ मिल जाएगी। ठीक है, और O2 का किसी भी रिएक्टेंट के साथ मिल जाना क्या होता है, ऑक्सीडेशन। इससे क्या बनेगा, 6CO2, 6H2O और 38 ATP। तो आपने देखा कि O2 को तो आपने क्या यूटिलाइज किया, और CO2 को क्या निकाल दिया, बाहर निकाल दिया। ठीक है, और साथ के साथ आपको क्या मिल गई, एनर्जी मिल गई। क्लियर। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। आई थिंक अब आपको अच्छे से, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो रेस्पिरेशन है, श्वसन है, चाहे आप किसकी बात करें, डाइजेशन की बात करें या रेस्पिरेशन को ले लीजिए, यानी पाचन और श्वसन। पाचन और श्वसन, ये कौन सी प्रोसेस है बच्चों, ये है कैटाबोलिज्म प्रोसेस। क्या है, कैटाबोलिज्म प्रोसेस, यानी इसको अपन क्या बोलते हैं, अपचय। देखिए, आपने मेटाबॉलिज्म सुना होगा। क्या सुना होगा, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, आपने मेटाबॉलिज्म मतलब उपापचय। तो ये मेटाबॉलिज्म क्या शब्द है, इसमें उपापचय दो शब्द आते हैं। एक तो आता है कैटाबॉलिज्म। क्या है, कैटाबॉलिज्म। और एक आता है एनाबॉलिज्म। ये बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए मैं बता रही हूं आपको। देखिए, कैटाबॉलिज्म मतलब अपचय, और ये क्या होता है, उपचय। उपचय, कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है कोई भी बड़ा अणु जो होता है, यानी लार्ज मॉलिक्यूल, किसमें ब्रेक हो जाता है, स्मॉल में। क्या होता है, यानी बड़ा अणु किसमें टूटेगा, छोटे अणु में। बड़ा अणु किसमें टूटता है, छोटे अणु में। उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म, ए फॉर ऐड होना, आपको समझ में आ रहा है। तो जब छोटे छोटे अणु मिलकर क्या बनाए, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाए, एक बड़ा अणु बनाए। जैसे एमाइनो एसिड से क्या बन रहा है, जैसे एमाइनो एसिड से क्या बन रहा है, प्रोटीन। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, एनाबॉलिज्म। इसमें प्रोटीन किसमें टूट रहा है, एमाइनो एसिड में, तो इसके कैटाबॉलिज्म। तो आपने देखा कि कार्बोहाइड्रेट किसमें टूटा, ग्लूकोज में टूटा, तो उसको डाइजेशन बोला। ग्लूकोज फिर किसमें टूटा, CO2 और H2 में टूटा, इसलिए उसको रेस्पिरेशन बोला। तो कार्बोहाइड्रेट क्या था, बड़ा अणु, और ग्लूकोज क्या था, छोटा अणु, तो हो गया ना कैटाबॉलिज्म। ग्लूकोज क्या है, बड़ा अणु, और CO2 और H2 क्या है, छोटे अणु, स्मॉल मॉलिक्यूल, तो हो गया ना ये कैटाबॉलिज्म। तो आप ध्यान रखिए, दोनों प्रोसेस कौन सी है, कैटाबॉलिज्म। तो आई थिंक आपको ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में रेस्पिरेशन की डेफिनेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब देखते हैं हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ने से पहले आप देख लीजिए मेन जो श्वसन ऑर्गन कौन से होते हैं, यानी रेस्पिरेटरी ऑर्गन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में कैसे होते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ठीक है,
हमारा जो अगर अपन बात करें जितने भी मैमल्स है यानी जो स्तनधारी है, क्या है, स्तनधारी, यानी चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे कैट हो, क्या डॉग हो, काऊ हो, बफेलो, जैसे हम ह्यूमन की बात ले लें यानी मानव की बात करें, मनुष्य की बात करें, तो इसमें श्वसन अंग कौन सा होता है, लंग्स हमारा। अब आप सोचेंगे कि मैम नॉस्ट्रिल, नासा छिद्र, नासा गुहा, ये क्या होता है, ये श्वसन के रास्ते होते हैं, ये होते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक, रेस्पिरेटरी पाथवे, क्लियर। इसके अलावा भी देखिए आप, इसके अलावा भी और क्या क्या होता है किसके अंदर, जैसे इंसेक्ट है, तो इंसेक्ट के अंदर क्या होता है, यानी कीट पतंगे जितने भी होते हैं उसके अंदर होता है ट्रेकियल सिस्टम। कौन सा सिस्टम होता है, ट्रेकियल सिस्टम, ठीक है, ट्रेकियल सिस्टम ही बोलते हैं इसको, ठीक है। अर्थवर्म है, यानी आपने सुना होगा केचुआ है, केचुआ किससे करता है, स्किन से क्या करता है, सांस लेता है। वहीं फ्रॉग की अपन बात करें, मेंढक की देखें तो मेंढक में क्या होता है, लंग्स होता है, लेकिन फ्रॉग का जो छोटा रूप है यानी लार्वा, फ्रॉग में लार्वा कौन सा होता है, टेडपोल लार्वा होता है, इसमें क्या होता है, गिल्स, ठीक है, यानी गलफड़े। वहीं फिश को देखें अपन तो फिश में क्या होते हैं, गलफड़े होते हैं, श्वसन अंग। तो ये है कुछ मेन ऑर्गन जो कई ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं, ठीक है। अब देखिए अपन देखते हैं इसका डायग्राम आपके सामने दिखाई दे रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के ट्रैक देखिए कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, नॉस्ट्रिल, क्या होता है, नॉस्ट्रिल, क्लियर, नॉस्ट्रिल यानी नासा छिद्र। अब देखिए नॉस्ट्रिल किस में ओपन हो रहा है, नेजल कैविटी में ओपन हो रहा है, किस में ओपन हो रहा है, नेजल कैविटी यानी नासा गुहा, क्लियर। नेजल कैविटी किस में ओपन होगी, नेजल कैविटी आपको दिखाई दे रही है, फेरिंग्स। याद कीजिए मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी फेरिंग्स बताया था कि ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन, सॉरी रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम का कॉमन पार्ट है, ठीक है। देखिए फेरिंग्स, फेरिंग्स, फेरिंग्स यानी ग्रसनी। मैंने क्या बताया कि ये उभयनिष्ठ अंग होता है, कॉमन पार्ट होता है, कॉमन पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र का ये क्या होता है, उभयनिष्ठ भाग होता है। तो कौन सा पार्ट होता है, कॉमन पार्ट। कौन सा पार्ट होता है आपका, ये कॉमन पार्ट। किसका कॉमन पार्ट होता है, मैंने बोला किसका, श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र व पाचन तंत्र का क्या होता है, उभयनिष्ठ भाग होता है, क्लियर। अब देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, सॉरी फेरिंग्स जो है किस में ओपन होता है, लैरिंग्स में। किस में ओपन होता है, लैरिंग्स में। और लैरिंग्स किस में ओपन होगा, ट्रेकिया में, किस में, विंड पाइप में, विंड पाइप। इससे पहले मैं आपको एक और बात बता देती हूं, देखिए जैसे फेरिंग्स आप देखते हैं, फेरिंग्स में इस टाइप से मैंने आपको स्ट्रक्चर बताई थी कि ये देखो, ये ऊपर वाली जो है वो क्या है, नेजल कैविटी यानी नासा गुहा है, वहीं नीचे वाली कौन सी है, बक्कल कैविटी, क्लियर, ठीक है। पहला वाली पाइप कौन सा है, ये है आपका विंड पाइप यानी श्वास नली, और ये क्या है, भोजन नली, फूड पाइप। अब आप देखिए नेचर ने क्या किया, होना तो ये चाहिए था, पहले फूड पाइप होना चाहिए था, फिर विंड पाइप, ताकि फूड इजिली आ जाए, बट ऐसा नहीं हुआ। कैसे, देखिए ऐसा आपको दिखाई दे रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। पहले क्या आ गया, विंड पाइप, पहले कौन सा आ गया, विंड पाइप आ गया, और फिर क्या है, फूड पाइप, जबकि पहले फूड पाइप। अब देखिए नेचर ने गलती कर दी, लेकिन नेचर ने अपनी गलती क्या सुधारी, इसने एक फ्लैप लगा दी, एक टिश्यू का फ्लैप, जिसका नाम है एपिग्लोटिस। क्या है, एपिग्लोटिस। जैसे ही खाना जब आप खाते हैं तो ये फ्लैप क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, ताकि खाना इसके अंदर आ जाए। एक बात और बताती हूँ, तो कई बार क्या करते हैं कि आप खाना खाते टाइम बात करते हैं या किसी के बारे में आप सोच रहे होते हैं, ये सारा कंट्रोल कौन करता है, ब्रेन करता है, लेकिन आप कई बार बात कर रहे हो या किसी के बारे में सोच रहे हो तो टिश्यू का कुछ फ्लैप क्या हो जाता है, थोड़ा सा खुला रह जाता है। अब जो खाना है वो कई बार इस वाले फूड पाइप में न जाकर विंड पाइप में, या छोटा सा पार्टिकल आ जाता है, फिर आपको बहुत तेज खांसी आती है, जिसको आप अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं कि हमें अल्सूट आ गई, बहुत तेज खांसी आती है, जलन होती है, बर्निंग होती है, फिर आप इसका टिश्यू वो पानी वगैरह पीते हैं। या कई बार आपने देखा होगा कि आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे होते हैं या कुछ और है, तो ब्रेन भी अलग पार्ट में, दिमाग काम में लग जाता है, सोचने में लग जाता है, तो टिश्यू फ्लैप खुल जाएगा और ये खाना किस में आएगा, विंड पाइप में पूरा आएगा। तो लंग्स इसको कहाँ करेगा, ऊपर की ओर धकेलेगा, और नीचे नहीं आने देता, लंग्स ऊपर की तरफ
तरफ धकेलता है तो आपको हिचकी आने लगती है और आप सोचते हो कि हमें कोई याद करने से हिचकी आ रही है। ऐसा नहीं है, क्योंकि आप किसी को याद कर रहे हो मतलब आपका ब्रेन किसी को याद कर रहा है, तो ब्रेन कोई ना कोई काम में सोच में पड़ जाता है। तो हिचकी समझ में आ गई क्या आ रहा है। एक मैं रीजन और बताऊंगी कि डायफ्राम जो है वो भी हिचकी का क्या है, रीजन है। देखिए क्लियर। अब देखिए ये जो फेरिंग्स है वो लैरिंग्स है, और लैरिंग्स को हम क्या बोलते हैं, कंठ बोलते हैं। ठीक है, लैरिंग्स में क्या होती है, नो कार्टिलेज क्या होती है इसके अंदर प्रेजेंट होती है, यानी क्या होती है, उपास्थियां होती है। और ये हमारे किस में हेल्प करता है, बोलने में हेल्प करता है। ठीक है, वोकल कॉर्ड जो बोलते हैं इसी को ही बोलते हैं। लैरिंग्स देखिए फिर किस में ओपन हो रही है, लैरिंग्स किस में ओपन होता है, विंड पाइप में। किस में ओपन हो रहा है, विंड पाइप में। किस में ओपन हो रहा है, विंड पाइप में, यानी श्वास नली में। ठीक है, विंड पाइप किस में ओपन हो रहा है, दो स्ट्रक्चर आपको ब्रांच जैसी दिखाई दे रही है, इसको अपन बोलते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई, हाँ विंड पाइप का एक और नाम है, ध्यान रखिए, ट्रेकिया। क्या है, ट्रेकिया। क्लियर, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, ब्रोंकाई। ब्रोंकाई किस में ओपन हो रहा है, ब्रोंकियोल्स में। किस में ओपन हो रहा है, ब्रोंकियोल्स में, यानी श्वसन निकायों में, श्वसनिकाओं में। क्लियर, और इसको अपन क्या बोलते हैं, श्वसनी। फिर ब्रोंकियोल्स किस में ओपन हो रहा है, ब्रोंकियल्स जो है, ब्रोंकियोल्स देखिए, ब्रोंकियोल्स ओपन हो रहा है किसमें, एल्विलाइज में। और आपको मैं बता दूं हमारी बॉडी में कम से कम 60 करोड़ एल्विलाइज होती है। आप इसकी जब लेंथ निकालना स्टार्ट करेंगे तो बहुत लंबी इसकी क्या बन जाएगी, लेंथ बन जाएगी। एरिया इसका 100 मीटर स्क्वायर बन जाएगा। तो आप सोच सकते हैं 100 मीटर स्क्वायर एरिया को ऑक्यूपाई करता है। इसके अंदर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2, यानी CO2 और O2 का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। किसमें, एल्विलाइज में। कहां होती है, लंग्स के अंदर होती है। और ये देखो अंगूर के गुच्छों की जैसे, बंच ऑफ ग्रेप्स की जैसे आपको इसके अंदर दिखाई देगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें आपको कितने लंग्स दिखाई दे रहे हैं, 2 लंग्स दिखाई दे रहे हैं, और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो राइट लंग्स और एक लेफ्ट लंग्स। क्या है, कौन कौन से लंग्स, राइट लंग्स, आ गई बात समझ में, राइट लंग्स। और एक कौन सा होता है, लेफ्ट लंग्स। क्लियर, आगे बात समझ में, ये हो गया। लेफ्ट लंग के मिड में क्या प्रेजेंट होता है, ये यहाँ पे एक नोच होती है जिसको कार्डियक नोच बोलते हैं, और इसी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हार्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके अलावा एक बात और ध्यान रखनी है कि जो लंग्स की कवरिंग होती है, चारों तरफ की जो कवरिंग होती है, ये वाली कवरिंग जो इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है, इस कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, प्लूरा। प्लूरा मतलब फुफ्फुस आवरण। आगे बात समझ में, प्लूरा इसको क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है। इसके अलावा इसके ऊपर चारों तरफ क्या प्रेजेंट होती है, रिब्स प्रेजेंट होती है। कितनी, 12 पेयर यानी 24 क्या प्रेजेंट होते हैं, रिब्स, जो किसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं, हार्ट और दोनों लंग्स को, जिसको रिब केज बोलते हैं। तो ये चीज आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट देखिए हम इसकी पढ़ते हैं मैकेनिज्म। क्लियर, क्या पढ़ेंगे इसकी मैकेनिज्म। पहले आप देखिए जो एयर होती है वो कहाँ आती है, नोस्ट्रिल में आती है। एयर कहाँ जाएगी, पहले नोस्ट्रिल में। नोस्ट्रिल में यहां पर नेजल कैविटी में क्या होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, यानी श्लेष्मा झिल्ली। क्या होती है, श्लेष्मा झिल्ली इसके अंदर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ये म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करती है कि यहाँ पे जो हेयर पार्टिकल्स है, कहाँ, नोस्ट्रिल के अंदर, नोस्ट्रिल के जस्ट अंदर हेयर पार्टिकल्स होते हैं, जो धूल कणों को, डस्ट पार्टिकल को क्या करते हैं, ट्रैप कर लेते हैं। इसके बाद में जो ट्रैप धूल कणों को हेयर नहीं करते, उनको म्यूकस मेम्ब्रेन में म्यूकस सिक्रेट होती है, यानी श्लेष्म सिक्रेट होता है, वो इसको फंसा लेता है। फिर एयर कहाँ आती है, फेरिंग्स में। फेरिंग्स में आपको मैंने बताया था एपिग्लोटिस होते हैं, उसको ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं। वहां खाने को आने को क्या किया जाता, रोका जाता है, और विंड पाइप में, सॉरी फूड पाइप में डाल दिया जाता है। फिर लैरिंग्स, फिर एयर ट्रेकिया में आती है। ट्रेकिया में सीलिया फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। तो जो पार्टिकल्स को हमारे श्लेष्मा मेम्ब्रेन इसको फंसा नहीं पाती, ट्रैप नहीं कर पाती, म्यूकस मेम्ब्रेन, उसको यहाँ सीलिया फ्लैजिलेट ट्रैप करके इसको ऊपर की तरफ धकेल देते हैं। फिर कहाँ आती है, लंग्स में आती है, और लंग्स में कहाँ आती है, एल्विलाइज में O2 आती है। अब देखिए इसकी मैकेनिज्म हम पढ़ते हैं, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। देखिए मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, इनहेल एक्सहेल, यानी अंदर ग्रहण करना, अंदर ग्रहण करना, ग्रहण करना, और क्या करना, त्यागना। क्लियर, ग्रहण करना और क्या करना, त्यागना। अब देखिए इसका एक और नाम है, आप देख सकते हैं, इसको अपन बोलते हैं इंस्पिरेशन। क्या बोलते हैं, इंस्पायरेशन। ठीक है, एक होता है एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन हिंदी में इसको बोलते हैं निश्वसन,
निश्वसन, और इसको बोलते हैं निश्वसन यानी उच्छ्वसन भी। इंस्पायरेशन को आप क्या बोलते हैं? इनहेलेशन बोलते हैं, इनहेलेशन। और इसको एक्सपायरेशन को क्या बोलते हैं? एक्सहेलेशन। क्लियर? यानी O2 को इनहेल करना और CO2 को रिलीज करना, यानी O2 को ग्रहण करना, CO2 को त्यागना, क्या होता है? मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में आएगा, इनहेल और एक्सहेल। अब देखिए प्रोसेस होती कैसे है। सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? इंस्पायरेशन। क्या पढ़ते हैं? इंस्पायरेशन। ठीक है, निश्वसन। इसमें देखिए क्या होता है कि ये आपका जो डायफ्राम है, क्या दिखाई दे रहा है? ये डायफ्राम है, ये फ्लैट होके कहां चला जाएगा? फ्लैट होगा और कहां चला जाएगा? एब्डोमिनल कैविटी में चला जाएगा। एब्डोमिनल कैविटी यानी उदर गुहा, यानी आपके पेट में चला जाएगा। क्लियर? उदर गुहा में। ठीक है, तो उदर गुहा में, और यहाँ पे जो रिब केज होती है, यहाँ पे कुछ मसल्स होती है जिसको अपन बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल। क्या बोलते हैं? इंटरकोस्टल मसल, अंतरापरशुक में पेशियां, अंतरापरशुक पेशियां, अंतरापरशुक पेशियां। क्लियर? इंटरकोस्टल मसल या अंतरापरशुक पेशियां। तो ये कहां आती है? ये उठ के कहां आ जाती है? ऊपर की तरफ आ जाती है। और ये कहां चला जाता है? नीचे। तो आप देख सकते हैं कि ये तो नीचे चला गया, ये ऊपर आ गया, तो अंदर का जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा? यानी आयतन जो हो गया वो इंक्रीज हो जाएगा। और आप जानते हैं किसी भी जगह का वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो प्रेशर हमेशा क्या होता है? डिक्रीज होता है। क्या होता है? प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। मैंने क्या बोला? जब हम ड्यूरिंग इनहेल कर रहे होते हो तो डायफ्राम तो कहां चला जाता है? पेट के अंदर, यानी एब्डोमिनल कैविटी में चला जाता है। मसल्स ऊपर की तरफ उठ जाती, अंदर वॉल्यूम क्या होता है? इंक्रीज। प्रेशर क्या हो गया? डिक्रीज। तो अंदर O2 का प्रेशर क्या है आपका? कम है, और बाहर O2 का प्रेशर क्या है? ज्यादा है। तो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ कोई भी गैस क्या करती है? डिफ्यूज होती है, विसरण करती है। तो O2 कहां जाएगी? अंदर की तरफ आ जाएगी, और आपने देखा होगा लंग्स आपके क्या हो जाते हैं? फूल जाते हैं। अब जस्ट यहाँ एक चीज और बता दूं, ये कौन सी प्रोसेस है? इनहेल प्रोसेस, जो एक्टिव है, और इसमें हमें किसकी जरूरत पड़ती है? एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अब इसका जस्ट अपोजिट देखिए, अब क्या होगा? जब हम एक्सहेल कर रहे थे तो डायफ्राम जो नीचे चला गया था वो कहां जाएगा? वापस ऊपर आ जाएगा। मसल जो ऊपर चली गई थी वो वापस कहां जाएगी? अंदर की तरफ, थोड़ा नीचे की साइड। तो इसका जो प्रेशर होता है वो इसका जो वॉल्यूम होता है वो क्या हो गया आपका? वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका? डिक्रीज। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, यानी वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। प्रेशर क्या हो जाएगा आपका? इंक्रीज, यानी दाब क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो अंदर दाब क्या है? अब ज्यादा है, CO2 है अंदर ज्यादा, और O2 क्या है? बाहर कम है। CO2 बाहर क्या है? कम है। क्लियर? तो CO2 कहां चली जाएगी? अंदर से बाहर, यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चली जाएगी। तो एक्सहेलेशन। तो आपने देखा कि डायफ्राम का कितना रोल होता है अप डाउन। जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है तो डायफ्राम नीचे क्या हो जाता है? बच्चा आ जाता है। तो आप सोचो कि डायफ्राम कैसे जाएगा? तो फिर ये साइड की जो आपकी रिब्स होती है वो क्या करती है? इसमें हेल्प करती है। तो क्लियर? ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक चीज और ध्यान रखिए, आपको मैं बता दूं, हम जो एटमॉस्फेयर में क्या कंडीशन होती है और हमारे अंदर एयर की क्या कंडीशन होती है? एटमॉस्फेयर, और ये बॉडी में देखिए N2 बाहर भी कितना होता है? 78%। हम ऐसे नहीं कि O2 लेते हैं, हम N2 भी लेते हैं, लेकिन जितना हम लेते हैं उतना ही वापस क्या कर देते हैं? निकाल देते हैं। इसके अलावा O2 एटमॉस्फेयर में 21% है, लेकिन हम जो एक्सहेल करेंगे तो मतलब 17%, यानी यूज हो गई। CO2 हम इनहेल करते हैं तो 0.03% होती है, लेकिन एक्सहेल करते हैं तो कितनी होगी? 4%। तो ये आपको पता चल गई होगी एयर। इसके अलावा देखिए, जैसे ही आपका एल्विलाई अपन देखें, एल्विलाई यानी जो किस में होती है? लंग्स में होती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? वायु कोश बोलते हैं। यहां पर क्या होता है? O2 जो होता है वो HB के साथ, हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर क्या बनाता है? HbO2 ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और ये कहां जाएगा? अब ये सेल के पास जाएगा, और सेल को क्या कर देता है? O2 दे देता है। और सेल में O2 का यूज कौन करता है? ग्लूकोज करता है। आगे की कहानी तो आप समझ गए होंगे कि CO2 बनता है, H2 बनता है, ये 38। इसके अलावा वापस CO2 भी कौन लेकर आता है? ये HbO2, यानी सेल से CO2 कहां लेकर आएगा? एल्विलाई से। देखिए एल्विलाई से O2 कहां जाएगी? पूरी बॉडी में जाएगी, पूरी बॉडी में जाएगी। ठीक है, आपने देखा कि O2 पहले कहां होती है? एल्विलाइज में, फिर पूरी बॉडी में जाती है। तो कौन लेकर जाता है उसको? हीमोग्लोबिन। और CO2 वापस सेल से कौन लेकर आता है? हीमोग्लोबिन। कहने का मतलब है, आप देख सकते हैं जैसे एल्विलाई है, ठीक है, एल्विलाई से कहां आ जाएगी? बॉडी में क्या जाएगी? और बॉडी में कहां जाएगी? सेल में O2 जाएगी, लेकिन कौन लेकर जाएगा इसको? हीमोग्लोबिन। ठीक है, बॉडी से एल्विलाई में क्या आ जाएगी? CO2। और एल्विलाई से कहां चली जाएगी? आउटसाइड, यानी कहां चली जाएगी? बाहर की तरफ।
तो हीमोग्लोबिन जो होता है, एक तो ब्लड का कलर क्या करता है, रेड करता है। इसके अलावा ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट का नाम बताओ, यानी श्वसन वर्णक की तरह क्या करते हैं काम। वर्णक मतलब कलर प्रोवाइड कराता है रेड, और रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, इसलिए इसको रेस्पिरेटरी पिगमेंट बोलते हैं। आपको मैं ये बता दूं, O2 CO2 से ज्यादा ये कार्बन मोनोऑक्साइड से जुड़ने की एफिशिएंसी ज्यादा रखता है, इसलिए बंद कमरे में जब आप अंगीठी जलाते हैं, सिगड़ी जलाते हैं, तो उससे धुआं होता है, तो उससे CO निकलती है, तो HbCO से ज्यादा जुड़ता है और अंदर पॉइजन हो जाता है, और जिससे क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। क्लियर। तो ये हो गया इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, यानी इंस्पायरेशन और एक्सपीरेशन। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, श्वसन कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? श्वसन दो प्रकार के होते हैं। एक तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन यानी बाह्य श्वसन, ठीक है, और एक क्या होता है, इंटरनल रेस्पिरेशन यानी इंटरनल रेस्पिरेशन यानी आंतरिक श्वसन। क्लियर। एक्सटर्नल श्वसन और इंटरनल श्वसन। एक्सटर्नल श्वसन उसमें हम क्या मानते हैं, ब्रीथिंग। ब्रीथिंग का मतलब होता है O2 इनहेल करना, ठीक है, O2 इनहेल करना यानी O2 को ग्रहण करना और CO2 को क्या करना, एक्सहेल करना। तो ये हो गया बाहरी श्वसन, ठीक है, जिसमें सांस लेना यानी ब्रीथिंग आता है, O2 को अंदर ग्रहण करना और CO2 को बाहर निकालना। ये क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक तो क्या होता है एरोबिक, और एक क्या होता है एनारोबिक। एरोबिक मतलब वायवीय श्वसन और एनारोबिक का मतलब अवायवीय श्वसन। एरोबिक किसकी प्रेजेंस में होता है, O2 की प्रेजेंस में होता है, और ये O2 की एब्सेंस में होता है। और इंटरनल रेस्पिरेशन आप ध्यान रखिए कहां होता है, सेल के अंदर होता है। सेल में भी कहां होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। अब आप समझ गए होंगे कि सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बनता है, ATP बनता है। ATP का पूरा नाम क्या है, ATP का पूरा नाम है आपका एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ये क्या है, करेंसी ऑफ, क्या है ये, करेंसी ऑफ एनर्जी। हमारी एनर्जी की क्या है ये, करेंसी है, ऊर्जा की क्या है ये, मुद्रा है। आ गई बात समझ में? क्लियर। तो ये था रेस्पिरेशन, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन मैंने अच्छे से समझा दिया है। इसी के साथ हमारा रेस्पिरेशन वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट मैंने कवर करा है। इस क्लास को शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।